आपके लिए सुनहरा अवसर है। सचिवालय सहायक का काफ़ी संख्या में वैकेंसी आया है। हम लोग को तैयार हो जाना है एक सीट लेने के लिए। अगर एक सीट नहीं ले पाते हैं तो फिर आपको 7 साल 8 साल इंतज़ार करना होगा, क्योंकि ये वैकेंसी हर साल नहीं, लगभग आप देख रहे हैं हर 6 साल 7 साल 8 साल बाद आता है। तो हम लोग को फिर उतना लंबा इंतज़ार ना करना पड़े, इसलिए हम लोग चाहेंगे कि हम लोग एक सीट किसी भी सूरत में क्लियर करें। आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, 18/12/2011 में पूछे गए सवालों का हम लोग सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं। इन सवालों को देखने पर हम लोग ये जानेंगे कि क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा रहा है, और साथ ही उन क्वेश्चन का अच्छा से अच्छा सॉल्यूशन, बेहतर सॉल्यूशन जो कम से कम समय में हो, हम लोग क्या कैसे करेंगे ये आज हम लोग सीखेंगे। आज हम लोग का उद्देश्य है क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है उनको जानना, और वैसे क्वेश्चन का बेहतर सॉल्यूशन क्या होगा उसको जानना। आइए हम लोग आते हैं पहले सवाल में। देखिए सवाल कहता है 3 मिश्रण जिसमें दूध पानी का अनुपात 5:1, जिसमें दूध पानी का अनुपात 5:1 2:1 और 3:1 है। और क्वेश्चन कहता है इन्हें 1:2:3 के अनुपात में मिलाया जाता है, तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। इस क्वेश्चन का सबसे बेस्ट जो सॉल्यूशन होगा हम लोग लेंगे, आपको समझने का प्रयास करना है। देखिए अगर हम मान लें ये 6 लीटर है तो ये 3 लीटर होगा, तो ये 4 लीटर होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग तीनों को बराबर कर लेते हैं। हम लोग तीनों को बराबर कर लेते हैं। तीनों को बराबर करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, देखिए अगर ये 6 है तो इसको हम लोग गुना कर लेते हैं किससे, ये 6 3 और 4 सबको बराबर करने के लिए 12 बना लेते हैं। 12 बनाने के लिए 2 से गुना करना पड़ा। ये 3 है इसको 4 से गुना करना पड़ा, और ये 4 है इसको 3 से गुना करना पड़ा। अब ये बराबर हो गया। लेकिन आपके क्वेश्चन में कहीं भी ऐसा नहीं बोला था कि बराबर करें। बराबर नहीं मिलाना है, मिलाना है 1:2:3 के रेशियो में। अब तो ये बराबर हो गया ना, बराबर को 1:2:3 कर देते हैं। अब देखिए ये 12 है, अब इसको 2 से गुना कर देंगे तो ये 24 हो जाएगा। ये 12 है, इसको 3 से गुना करेंगे तो ये 36 हो गया। तो ये 1:2:3 के रेशियो में हुआ क्या, पहला कितना लिए 12 लीटर, दूसरा कितना लिए 24 लीटर, तीसरा कितना लिए 36 लीटर, तो 1:2:3 तो हो ही गया। मतलब देखिए आपको करना क्या है, पहले मिश्रण को आपको किससे गुना करना है, 2 से, दूसरे मिश्रण को किससे 8 से, तीसरे मिश्रण को किससे 9 से, और ये मिश्रण 1:2:3 में हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना है, सीधा आंसर होगा। देखिए इसको 2 से गुना करेंगे तो ये 10 और 2 होगा। इसको 8 से गुना करेंगे तो ये क्या होगा 16 और 8 होगा, और इसको 9 से गुना करेंगे तो क्या होगा 27 और 9 होगा। इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9 8 17 2 19, ये 19 होगा। और इसको जोड़ेंगे 7 6 13 और ये 5 53, रेशियो यही होगा। यानी इन तीनों को 1:2:3 के रेशियो में मिलाएंगे तो आपका जो नया मिश्रण बनेगा उसका रेशियो 53:19 होगा। और कुछ नहीं करना। अगर ये काम नहीं करेंगे तो भिन्न के फॉर्म में आइएगा, जहाँ ज़्यादा वक्त लगेगा आपको, उससे बेहतर तरीका आपके सामने आइए। हालांकि ऐसे क्वेश्चन के लिए काफ़ी वीडियो दिया गया है, अगर आप चाहते हैं तो वहाँ जाकर देख सकते हैं, जहाँ एक क्वेश्चन के लिए हमने 4 तरीका लिया है। आइए हम लोग आज अगले क्वेश्चन को देखें, क्योंकि आज हम लोग को सारा क्वेश्चन देखना है जो यहाँ पूछा गया है। देखिए अगला सवाल क्या कहता है। अगला सवाल कहता है तेल की लागत 100 रुपया प्रति लीटर पड़ती है, इसमें दूसरे तेल की मिलावट करने पर लागत 50 रुपया प्रति लीटर पड़ती है। इस मिश्रण को 96 रुपया प्रति लीटर के हिसाब से बेचकर 20% लाभ कमाता है, तो वह किस अनुपात में दोनों को मिलाता है। यहाँ ये रुपया नहीं है,
ये 20% लाभ होता है। क्वेश्चन में ऐसा है, रुपया गलती में प्रिंट हो गया। देखिए ऐसे क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करेंगे, मिश्रण का तरीका अपनाएंगे। एक वस्तु जो है उसका दाम क्या है 100 रुपया, दूसरा वस्तु उसका दाम क्या है 50 रुपया। ये सीपी है, एक वस्तु का सीपी 100, एक वस्तु का सीपी 50। अब उसको बेचना है 96 में, तो 96 क्या है, 96 एसपी होगा। ये सीपी है, ये सीपी है, लेकिन 96 क्या है, 96 एसपी है, विक्रय मूल्य है। 96 में बेचने से 20% का लाभ होता है, तो 120% का मान 96 होगा। अगर हमारा सीपी 100 होगा, 20% लाभ होगा, तो विक्रय मूल्य 120 होगा। और विक्रय मूल्य 120% और विक्रय मूल्य 96, तो 100% का मान क्या होगा, ये सीपी निकल जाएगा। 96 बट्टा 120 गुना क्या 100, ये 5 और ये 6, और 6 से कटेगा 16, 16 5 80, यानी दोनों को मिलाने पर सीपी क्या हो गया 80। तो एक वस्तु का सेपरेट मूल्य 100, दूसरे का क्या 50, और दोनों का मिला जुला क्या 80। अब जब इसको घटाएंगे तो ये क्या आएगा 20, और इसको घटाएंगे तो ये क्या आएगा 30, और 0 0 काट लेंगे, यही आपका आंसर होगा। यानी दोनों वस्तु किस रेशियो में मिलाएंगे, तो दोनों वस्तु 3:2 के रेशियो में मिलाएंगे। बहुत आसान सा क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ज़्यादा वक्त का कोई ज़रूरत नहीं था। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, अगला सवाल बहुत अच्छा सवाल है। देखिए सवाल क्या कहता है, अगला सवाल कहता है L, M और N तीन संख्या है, और इन तीनों का गुणनफल क्या है, इन तीनों का गुणनफल 175 है माइनस में। इन तीनों का गुणनफल क्या है -175। अब देखिए ऑप्शन चेक करने का आता है कि क्या ये निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये अब हमको बताना है। देखिए यहाँ ये बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ सबसे मूल बात क्या है कि सबसे पहले आपको ये जानना चाहिए कि L, M, N में कौन निगेटिव होगा। L, M, N में या तो कोई एक निगेटिव होगा, इन तीनों में किसी का एक निगेटिव होना जरूरी है, तब तो गुणनफल निगेटिव आएगा, या तीनों का निगेटिव होना जरूरी है, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो मान निगेटिव होगा, और कुछ नहीं हो सकता है। और बात देखिए L का मान अगर हम तोड़ेंगे तो L का मान बड़ा होगा कि M का मान बड़ा होगा, आप नहीं जानते। जैसे इसका मान 1 ले लेते हैं, इसका मान 1 का मान 5 ले लेते हैं, दूसरा मान 35 ले लेते हैं। अब अगर एक संख्या निगेटिव है तो वो ये निगेटिव है कि ये निगेटिव है, हमको पता नहीं है। अगर 1 में 5 घटाएंगे या -1 में 5 जोड़ेंगे तो कौन बड़ा होगा, ये हमको पता नहीं है, क्योंकि निगेटिव कौन है ये हमको पता नहीं है। तो जब भी ऐसा सवाल होगा, जोड़ घटाव से हम लोग कभी श्योर नहीं होंगे कौन निगेटिव होगा कौन पॉजिटिव होगा, क्योंकि हम लोग कुछ जानते ही नहीं है। तो हम लोग श्योर कब होंगे, जब संख्याओं में गुना का संबंध होगा, संख्याओं में भाग का संबंध होगा। एक ही ऑप्शन है आपके पास, एक ही ऑप्शन है L, M by N। चौथा ऑप्शन आपका क्या है L, M by N। ये निगेटिव होगा किसी भी सूरत में। कैसे, हमने क्या कहा अभी, या तो एक संख्या निगेटिव होगा, कोई एक निगेटिव रख दीजिए, L का मान निगेटिव लीजिए, आपका संख्या निगेटिव होगा, M का मान निगेटिव लीजिए, संख्या निगेटिव होगा, या N का मान लीजिए निगेटिव होगा। या दूसरा कंडीशन हमने क्या कहा, तीनों निगेटिव हो सकता है, तीनों जगह निगेटिव ले लीजिए, देखिए इसका मान क्या आएगा निगेटिव। तो श्योर एक ही जगह हो सकते हैं जहां गुना और भाग होगा, जहां जोड़ घटा होगा वहां नहीं कहेंगे, क्योंकि बड़ा वाला संख्या माइनस है कि छोटा वाला संख्या माइनस है ये आपको नहीं पता है। जैसे देखिए हम कहना ये चाह रहे हैं कि 1 में 5 घटाएंगे तो ये -4 होगा, लेकिन -1 में 5 जोड़ेंगे तो ये 4 होगा। तो माइनस किसके साथ है हमको नहीं पता है, -1 के साथ है, -5 के साथ, और संख्या 5 है कि 1 है कि कुछ और है ये भी नहीं पता है। तो ऐसे स्थिति में तभी श्योर होंगे जब संख्याओं में गुना या भाग का संबंध होगा, जोड़ और घटाव का संबंध होगा तो हम लोग कभी नहीं कह पाएंगे। बहुत अच्छा सवाल था। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, देख लीजिए ये भी सवाल, और AP, GP, HP और इधर परमुटेशन, कॉम्बिनेशन और प्रोबेबिलिटी,
इन सभी चैप्टर से बिहार के किसी भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। अगर आप बिहार का कोई एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आपको एपी, जीपी, एचपी एक बार रिपीट करके जाना है, आपको प्रोबेबिलिटी पढ़ के जाना है, और प्रोबेबिलिटी पढ़ेंगे तो परमुटेशन कम्बिनेशन तो आपको जानना ही होगा, क्योंकि प्रोबेबिलिटी उसी पर डिपेंड है। तो इन और अभी आप देखेंगे इस एग्ज़ाम में भी कई एक सवाल पूछा है, तो ये सवाल एपी का है। आइए एपी से हम लोग बनाते हैं। क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन कह रहा है कि 3, 10, 17 और फिर क्या है 63, 65 और 67, ये संख्याएं एपी में है, ये संख्याएं एपी में है। और देख लीजिए क्वेश्चन क्या रहा है, ये देखिए 7 अधिक है, ये 7 अधिक है। संख्याओं में जब संख्याएं जब समान अंतराल में घटता और बढ़ता हो तो उसको हम लोग एपी में कहेंगे। अब क्वेश्चन कहता है इसका nवां पद जो है वो क्या है, बराबर है। दो संख्या इतना और इतना का nवां पद क्या है, बराबर है। तो इसका nवां पद क्या होता है, इसका nवां पद होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, और इसका nवां पद भी वही होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और दोनों का पहला पद क्या क्या है वो लिख लेते हैं। इसका पहला पद क्या है 3 प्लस n माइनस 1, और d का मान क्या है, d का मान अधिक कितना है 7, बराबर यहाँ a का मान क्या है 63 प्लस n माइनस 1 और d का मान क्या है 2। अब इसको तोड़ेंगे हम लोग तो क्या आएगा 3 प्लस 7n माइनस 7 बराबर होगा 63 प्लस 2n माइनस 2। अब 2n को हम लोग इधर लाएंगे तो ये 5n आएगा, और ये सब को उधर ले जाएंगे तो ये 65 होगा, और इसको 5 से काट लेंगे n बराबर 13 होगा। ये 65 है और n का मान 13 है, ये आपका आंसर है। यानी 13वां पद जो होगा दोनों का इक्वल होगा। आप चेक भी कर सकते हैं, एग्जाम में आपके पास इतना वक्त नहीं होता, लेकिन आप घर में चेक कर लीजिए। इसका 13वां लगातार 13 पद लिख दीजिए, इसका भी लगातार 13 पद लिख दीजिए, देखिए एक ही संख्या होगा। और इस क्वेश्चन को बिना किसी फॉर्मूले के भी हम लोग बना सकते हैं, अगर एपी का ज्ञान नहीं है तो भी। देखिए कैसे, अगर एपी का ज्ञान नहीं है तो भी ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे, आइए देखते हैं। देखिए यहां क्या देख रहे हैं हम लोग, यहां देख रहे हैं 3, 10, 17 और ये बढ़ता हुआ फिर क्या है 63, 65, 67 और ये बढ़ता हुआ। यहाँ पहला पद क्या है 3 है, यहाँ पहला पद क्या है 63 है, तो ये पहला पद अधिक कितना है 60। देख लीजिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग कोई एपी का फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं। ये पहला पद 3 है और ये पहला पद क्या है 63 है, यानी और कुछ देर के बाद अगला पद इसके अगले पद के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, बढ़ तो ये भी रहा है, बढ़ तो ये भी रहा है, तो बराबर क्यों होगा। तो आप देखिए एक पद कितना बढ़ रहा है 7, और ये एक पद कितना बढ़ रहा है 2, तो ये अधिक कितना हो रहा है 5। देखिए हम आपसे पीछे हैं, आप 63 अंक पर हैं और हम 3 अंक पर हैं, तो हम 7 अंक ला रहे हैं अगले में और आप 2 अंक ला रहे हैं, तो आपसे 5 अंक ज़्यादा ला रहे हैं, तो कभी ना कभी हम आपको पकड़ लेंगे। वही तर्क हम लोग यहाँ लेना चाह रहे हैं। ये 3 है, ये 63 है, तो ये कितना ज़्यादा है, ये 60 ज़्यादा है, और एक कदम ये बढ़ता है तो 7 बढ़ता है, और एक कदम बढ़ता है तो 2 बढ़ता है, तो ये मेकअप कितने का करता है 5 का, तो बस 5 से भाग लगा दीजिए, यानी 12 कदम और आगे चलेगा तो ये उसको पकड़ लेगा। पहला कदम क्या है 3, और 12 कदम और आगे चलेगा तो पद कितना हो जाएगा 13वां। हम लोग ऐसे भी इस क्वेश्चन को बना सकते थे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है एक घड़ी प्रतिदिन 15 मिनट आगे हो जाती है, 12 बजे दोपहर इसका समय सही मिलाया गया, प्रातः 4 बजे यह क्या समय दिखाएगी। क्वेश्चन क्या कहता है देखिए,
24 घंटे में ये घड़ी फास्ट हो जाती है कितना? 15 मिनट। आज 12 बजे इस घड़ी को मिलाया गया और सुबह 4 बजे, आज 12 बजे दोपहर, 12 बजे दोपहर से 12 बजे रात तक 12 घंटा, और उसके बाद 4 बजे सुबह 4 घंटा, यानी 16 घंटा बाद इस घड़ी में समय क्या होगा? हम जानते हैं 24 घंटा में ये घड़ी फास्ट होता है कितना? 15 मिनट। तो 16 घंटा में ये फास्ट होगा कितना? 15/24 गुना क्या? 16। इसका मान कितना आएगा? 10। यानी 10 मिनट फास्ट। सुबह 4 बजे इस घड़ी को देखने जाएंगे तो टाइम क्या दिखेगा? 4:10, क्योंकि 10 मिनट फास्ट हो जाएगा। आपका आंसर होगा प्रातः 4:10। आपका आंसर क्या होगा? प्रातः 4:10। कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन था। और घड़ी चैप्टर का भी हमने वीडियो दिया हुआ, जहां 4 वीडियो दिया गया है और हर छोटे छोटे बात का चर्चा किया, और इससे काफ़ी मुश्किल क्वेश्चन भी लिया गया है। आप वहां जाकर भी आप समझ सकते हैं अगर इस चैप्टर में आपको अधिक दिक्कत है तो। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन, अभी कुछ देर पहले ही हमने चर्चा किया है कि बिहार का कोई भी एग्जाम आपको देना है तो एपी, जीपी, एचपी, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कम्बिनेशन आपको पढ़ के जाना है, क्योंकि सवाल पूछता ही पूछता है। ये ग्रेजुएशन लेवल एग्जाम का एग्जाम सेट हम लोग देख रहे हैं। इंटर लेवल का जो एग्ज़ाम हुआ है वहाँ भी इस चैप्टर से काफ़ी क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। आपको इस चैप्टर को अच्छे से देखकर जाना होगा। क्वेश्चन कहता है 5 लाल और 4 सफ़ेद जूते हैं। कोई व्यक्ति यादृच्छिक रूप से एक जूता उठाता है तो यह सफ़ेद जूता होने की प्रायिकता क्या है? आप जानते हैं प्रायिकता बराबर क्या होता है? आप जानते हैं प्रायिकता क्या होता है? प्रायिकता होता है नंबर ऑफ ई बटे नंबर ऑफ एस। नंबर ऑफ एस क्या हुआ? टोटल इवेंट। नंबर ऑफ टोटल, अगर आपके पास 5 लाल और 4 सफ़ेद जूते हैं तो आपके पास संभावना कितना है? संभावना 9 है। टोटल संभावना कोई भी आप उठा सकते हैं। आपके पास 9 पेन है, कोई भी एक पेन उठा सकते हैं, तो टोटल संभावना क्या है? 9। और उसमें से सफ़ेद कब होगा? जब यहाँ से जूता आएगा। इन चारों में से कोई आएगा तो सफ़ेद होगा, तो चारों में से कोई एक आने का संभावना 4 ही होगा ना, उससे ज़्यादा तो नहीं होगा। बस आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान था। हम लोग इस चैप्टर के लिए जुड़ेंगे फिर से लाइव, जहां हम लोग इस चैप्टर का डीप नॉलेज लेंगे। अभी जितना भी सवाल कराया गया, सवाल पूछा गया, उन सवालों को कराया जाएगा। उसके बाद हम लोग इस चैप्टर को लेकर लाइव जुड़ेंगे। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखें। अगला सवाल आपका, ए तथा बी 2 खिलाड़ी हैं। वे 1 से 25 तक किसी एक संख्या को चुनते हैं। यदि वे दोनों एक ही संख्या को चुने तो जीत जाएंगे। एक बार में उनके ना जीतने की प्रायिकता क्या है? फिर एक बहुत आसान सा सवाल देखिए, 1, 2, 3, 4, 5 कोई 25 संख्या है और ए जाता है और कोई एक संख्या चुन लेता है। मान लिया जाए 3 चुन लिया। ए इस 25 में से कोई एक चुन लिया और आप यदि बी हैं और आप भी इसी को चुनेंगे तब तो आप जीत जाएंगे। क्वेश्चन यही कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है ए और बी 2 खिलाड़ी है, 1 से 25 तक में किसी एक संख्या को चुनते हैं। यदि दोनों एक ही संख्या को चुने, क्वेश्चन कह रहा है ना, दोनों एक ही संख्या को चुने तो जीत जाएंगे। अगर ए 3 को चुन लिया और बी आप हैं, आप आते हैं, आप भी 3 को चुन लेते हैं तो आप जीत जाएंगे। लेकिन इस 25 में जरूरी है कि आप 3 ही चुनेंगे। इस 25 में चुनने के लिए टोटल संभावना कितना है? 25। और जीतने के लिए संभावना कितना है? 3 को चुनेंगे तब आप जीतेंगे। तो जीतने के लिए तो संभावना एक ही है, यानी जीत का संभावना क्या है? 1/25। तो हार का संभावना क्या होगा? 24/25। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं। देखिए, आपके पास टोटल संभावना क्या है? 25, और हारना है आपको, तो हारना है तो इसको नहीं चुनना है, तो इसको नहीं चुनना है तो बचता कितना है? 24।
इसको चुनना है, हारने के लिए आपका संभावना क्या है 24/25। सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन जब क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आता है और उस क्वेश्चन से हम लोग पहले नहीं गुजरे होते हैं तो शायद परेशान होते हैं हम लोग एग्जाम में। तो कोशिश हमारा होगा जो भी आने वाला सवाल है उन सवालों से हम लोग एग्ज़ाम से पहले उन सवालों से मिलें, ताकि एग्ज़ाम में हम लोग को ज़्यादा परेशानी ना हो, एग्ज़ाम में सीधा जाकर उसको हम लोग कैलकुलेट करें, आंसर लाएं। आइए अगले क्वेश्चन को देखें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला बहुत आसान क्वेश्चन, हालांकि इस तरह का क्वेश्चन एसएससी में भी बार बार पूछा जाता है। इस तरह का सवाल एसएससी में बार बार पूछा जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन है यहाँ -√3 है, प्लस है, फिर रूट का साइन है 3 + 8 और फिर है 7 + 4√3। ऐसे क्वेश्चन में आपको बहुत वक्त लग जाएगा अगर सारा स्टेप करेंगे तब। एक ही स्टेप में इसका मान क्या होगा ये आपको निकालना पड़ेगा। अगर हर स्टेप आप करेंगे तो कई एक बार वर्गमूल निकलेगा इस क्वेश्चन में, उतना वक्त आपके पास नहीं होता एग्जाम में। देखिए इसका मान हम डायरेक्ट कैसे लिखेंगे, ये 7 + 4√3 है ना, तो इसको ऐसे समझेंगे, ये 7 है और +2 को ब्रैकेट के अंदर भेज देंगे तो 4 हो जाएगा, 4 × 3। ये बात समझे क्या? आपको इस फॉर्म में लाना होगा। यहाँ प्लस नहीं होगा, यहाँ प्लस, यहाँ होगा 7 + 2√4 × 3, ऐसे लिखना है। अब देखिए यहाँ 2 क्यों रखे, क्योंकि फॉर्मूला में 2 होता है और 2 के बाद सबको वहाँ रूट के अंदर रखे। अब इसको तोड़ेंगे, ये a + b का काम करेगा और ये 2ab का काम करेगा, तो यहाँ सिर्फ हमको 2 ही चाहिए, बाद बाकी को सबको रूट के अंदर। अब देखिए इसका टुकड़ा लीजिए, 4 × 3 = 7 और 4 × 3 = 12, बस और कुछ नहीं करना है। 4 × 3 = 7 और 4 × 3 = 12, यही आपका आंसर होगा। अब झट से आप लिख देंगे। अब इसके बदले आप क्या लिखेंगे, देखिए इसके बदले या डायरेक्ट उसको नहीं मिटाते हैं, यहां इसके बदले क्या लिखाएगा अगले स्टेप में लिख देते हैं डायरेक्ट, -√3 प्लस, अब यहां ये क्या है 3 है, प्लस क्या है 8 है, और 8 से गुना क्या हो जाएगा, तो इसको लिख देंगे हम लोग √4 और √3, बस। और ये डायरेक्ट करना होगा। इसके लिए जो आपको तरीका बताया गया है और इस चैप्टर पर भी डीप नॉलेज दिया गया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। यहाँ हम लोग एक क्वेश्चन पर इतना वक्त देंगे तो शायद एक ही चैप्टर में हम लोग 5 घंटा रह जाएंगे, इतना वक्त नहीं है हमारे पास, आपके पास भी नहीं है कि एक सेट में हम लोग 5 घंटा दें। तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये क्या होगा, देखिए ये होगा 2 और ये 8 दूना 16, तो इसको क्या लिखेंगे 3 + 16 और +8√3, और ये क्या होगा, ये 19 होगा, और फिर यहाँ क्या लिखिए 2 और 4 भेजिए अंदर, तो क्या हो जाएगा 16√3, 16 × 3। अब देखिए इसको तोड़ना क्या है, 16 × 3 = 19 और 16 × 3 = 48, तो ये भी इतना करने का जरूरत नहीं था, आपको डायरेक्ट इतना लिखना पड़ेगा 16 और 3। तब आप क्या लिखिएगा, तब आप लिखिएगा इसका मान क्या है -√3, और इसका मान क्या लिखिएगा 16 और 3 का मतलब √16 और √3, √16 का मान क्या हो जाएगा 4 और √3 का मान √3 ही रह जाएगा। ये √3 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा √4, √4 का मान 2 होता है। आपको ये कुछ स्टेप जो है वो डायरेक्ट लिखना होगा। अगर यहाँ बहुत दिक्कत है तो इस चैप्टर का भी हम वीडियो दे दिए हैं, वहाँ जाकर आप देख सकते हैं। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल। अगला क्वेश्चन कहता है एक बैग में 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे के सिक्के 1, 2, 3 के अनुपात में हैं। यदि कुल 30 रुपया हो तो 5 पैसे के कितने सिक्के हैं।
अब दिया है 25 पैसा, 25 पैसा, 10 पैसा और 5 पैसा का सिक्का है। और सिक्कों का अनुपात क्या है? 1:2:3। मतलब ये 1x सिक्का होगा तो 2x सिक्का होगा, तो ये 3x सिक्का होगा। अगर एक सिक्का होगा तो इसको रुपया में बदलेंगे तो कितना होगा? x/4। 4 25 पैसा मिलकर 1 रुपया होता है, तो इसको 4 से भाग लगा देंगे तो ये रुपया बन जाएगा। अब इसको 10 से भाग लगाएंगे तो ये रुपया बनेगा, और इसको 20 से भाग लगाएंगे तो ये रुपया बनेगा। अब सब बन गया क्या? रुपया। और सब रुपया को जोड़ेंगे तो कितना रुपया होगा? दिया हुआ 30 रुपया। हालांकि ये बहुत आसान सवाल है। अब x का मान हम लोग को निकालना है और कुछ नहीं। अब एलसीएम लेंगे 20, और यहाँ 5 बार में, ये 5 बार में 5x प्लस क्या 2 बार में 4x और प्लस क्या 3x बराबर क्या 30। अब ये कितना हो जाएगा? 600। और यहाँ क्या लिखेंगे? 4 3 7 5 12x बराबर क्या? 3 दूना 6 2 0, और 12 से कटेगा 5 बार में 50 बार में, x बराबर 50। x हम लोग क्या माने थे? x माने थे ये x क्या है? 25 पैसे का सिक्का। 2x क्या है? 50 पैसे का सिक्का। 3x क्या है? 25 ये 25 पैसे का, 10 पैसे का और ये 5 पैसे का। पूछता क्या है? तो पूछता है 5 पैसे के सिक्कों की संख्या। 5 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या? 3x। x का मान 50 तो 3x का मान क्या? 3x का मान 150। 5 पैसे के कितने सिक्के होंगे? 150। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। यहाँ हम लोग को और ज़्यादा कुछ समझने समझाने का ज़रूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए। हालांकि इस क्वेश्चन का भी एक वीडियो हम दे चुके हैं जिसमें सिर्फ यही एक क्वेश्चन लिए हैं। मोमबत्ती से संबंधित हाल फिलहाल ही एक वीडियो दिया गया है जिसमें सिर्फ यही क्वेश्चन लिया गया था और कुछ नहीं। सिर्फ एक क्वेश्चन का वीडियो हमने दिया, क्योंकि ये सब क्वेश्चन रेयर होता है, सब जगह सब चैप्टर में भी नहीं, सारे एग्जाम में भी नहीं पूछा जाता, लेकिन जब आता है तो शायद हम लोग परेशान होते हैं। एक ही लंबाई परंतु अलग अलग मोटाई की 2 मोमबत्तियां हैं। मोटी मोमबत्ती 6 घंटे तक जलती है, जबकि पतली मोमबत्ती 2 घंटे कम जलती है। यहाँ ऐसा होना चाहिए, पतली मोमबत्ती 2 घंटे कम जलती है, पतली मोमबत्ती 2 घंटे कम जलती है। अब कहा जा रहा है दोनों को एक साथ जलाया गया, देखा गया कि मोटी मोमबत्ती पतली मोमबत्ती से दुगनी लंबी है, तो कितनी देर बाद मोमबत्ती को एक साथ जलाया गया होगा। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन समझिए। 2 मोमबत्ती है, दोनों को जलाया गया। मोटी मोमबत्ती अधिक देर तक जलती है, जाहिर है। अब दोनों को जलाया गया, कितनी देर बाद मोटी मोमबत्ती की लंबाई पतली मोमबत्ती से दुगुनी रह जाएगी? क्वेश्चन ये कहता। देखिए, ये है मोटी मोमबत्ती और ये है पतली मोमबत्ती। दोनों को जलाया जाएगा, कुछ देर बाद इसका मोटाई इसके मोटाई से दूना रह जाएगा, तो कितने देर बाद, यही हमको बताना है। और सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं। हम लोग क्या करेंगे, दोनों का लेंथ मानेंगे 12 मीटर, 12 सेंटीमीटर लेते हैं। दोनों का लेंथ हम लोग 12 सेंटीमीटर लेंगे। अब पूछिए ये 12 कहाँ से आया? कि मोटी मोमबत्ती 6 घंटे तक जलती है और पतली 4 घंटे तक। 4 घंटा कहाँ से आया? 2 घंटा कम। 2 घंटा कम मतलब 4 घंटा, तो 4 और 6 का एलसीएम हम लोग 12 लेंगे। अब देखिए, मोटी मोमबत्ती 6 घंटे में जलती है। मोटी मोमबत्ती 6 घंटे में, यानी 1 घंटा में 2 सेंटीमीटर, ये हर जगह काम आएगा। और ये 4 घंटे में जलती है, तो 1 घंटे में कितना? 3। ये आपको जानना है। और यहाँ के बाद ऑप्शन चेक कर लेंगे, कुछ नहीं है, तुरंत आंसर होगा। ये बात आप समझ गए होंगे कि हमने क्या लिया, लेंथ 12, और 12 सेंटीमीटर जलती है 6 घंटा में, तो 1 घंटा में क्या? 2 सेंटीमीटर। 4 घंटा में 12 सेंटीमीटर, तो 1 घंटा में क्या? 3 सेंटीमीटर। अब देखिए, हम लोग पहले ऑप्शन को चलें, पहले ऑप्शन को मान ले, सही है। मान लेते हैं 1 घंटा बाद ऐसा होगा, तो 1 घंटा में ये 2 जलेगा तो बचेगा कितना? 10, और ये 1 घंटा में 3 जलेगा तो बचेगा कितना? 9। क्या 2:1 होगा? क्या नहीं होगा। अब आइए इसको चेक करते 2 घंटा में, तो 2 घंटा में ये 4 जलेगा तो बचेगा कितना? 8, और 2 घंटा में ये 6 बचेगा, जलेगा तो बचेगा कितना? 6। अभी भी दुगुना नहीं है।
3 घंटा को चेक करते हैं। 3 घंटा में कितना जलेगा? 6 घट जाएगा तो बचेगा क्या? 6। और 3 घंटा में 9 जलेगा, 9 घट जाएगा तो बचेगा क्या? 3। आप देखिए मोटी मोमबत्ती की लंबाई पतली से क्या है? दूनी है। अगर आप वेरिएबल लेंगे तो आपको ज़्यादा वक्त लगेगा। हालांकि हमने जो वीडियो दिया है उसमें वेरिएबल भी आपको, वेरिएबल के माध्यम से भी आपको हल करके दिखाया गया, लेकिन यहाँ हम लोग आज ज़्यादा से ज़्यादा वक्त नहीं देंगे, हम लोग कम से कम समय में करने का प्रयास करेंगे। आइए अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब क्वेश्चन क्या कहता है? 4 घंटियाँ 3, 8, 12, 15 मिनट के अंतराल में पर बजती है, वे एक साथ बजने लगी, फिर कितने समय बाद वे एक साथ बजेंगी? एक घंटी, बहुत सारा घंटी का समय अंतराल अलग अलग है, वो सभी घंटी एक साथ कब बजेंगी? जब उसका एलसीएम होगा, उन संख्याओं का उन समय का एलसीएम होगा। जैसे देखिए एग्जाम्पल हम लोग 2 ही घंटी लेते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग 2 ही घंटी लेते हैं, एक 4 है और एक 6 है, मतलब ये 4 घंटा में, 8 घंटा में, 12 घंटा में, 16 घंटा में इस तरह बजेगी। और अगर 6 घंटा में बजता है तो क्या होता है? 6, 12, 18, 24। तो आप देखिए 12 घंटे बाद दोनों घंटी एक साथ बजेगी, और ये 12 है क्या उसका एलसीएम? ये मल्टीपल लिख रहे हैं ना आप, ये मल्टीपल लिख रहे हैं ना आप, ये कॉमन है ना, और सबसे छोटा कॉमन है, इसी को तो एलसीएम कहते हैं। तो हम लोग जान गए हैं यहाँ से कि सभी घंटियां एक साथ कब बजेंगी? जब उसका एलसीएम होगा। तो इसका एलसीएम निकाल देना और कुछ नहीं। 3, 8, 12, 15, आप इसका एलसीएम निकालिएगा, आएगा 120 मिनट। 120 मिनट का मतलब होता है 2 घंटा। 2 घंटा बाद सभी घंटियां एक साथ बजेंगी, आपका आंसर भी होगा 2 घंटा बाद। हम लोग आते हैं अगले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में और कुछ था नहीं, ज़्यादा वक्त देने का ज़रूरत नहीं है। अगला सवाल है, अगले सवाल में फिर हम लोग को एलसीएम लेना है। क्वेश्चन कहता है 6 घंटियाँ एक साथ बजना प्रारंभ करती है और इतना इतना के अंतराल में बजती है। तो हम लोग सबसे पहले क्या लेंगे? एलसीएम। 3, 6, 9, 12, 15, 18 का एलसीएम क्या होगा? 180। 180 सेकेंड, 180 सेकेंड का मतलब 3 मिनट, यानी 3 मिनट में ये घंटियाँ दोहराएंगी। और समय कितना है? 30। तो 30 से भाग लगा देंगे, आंसर 10 होगा। लेकिन इसका आंसर 10 नहीं होगा, आंसर 10 + 1 होगा, एक अधिक होगा, क्योंकि 30 मिनट में ये देखिए पहली बार जो एक साथ बजेगा उसको हम लोग काउंट करना भूल जाते हैं ऐसे क्वेश्चन में, और हम लोग आंसर 10 कर देते हैं। ऑप्शन में 10 भी है लेकिन 10 आंसर नहीं होगा, ये गलत है, 11 होगा। क्यों? देखिए पहला बार जब बजेगा उसके बाद हर 3 मिनट में एक बार बजेगा, हर 3 मिनट में एक बार बजेगा, हर 3 मिनट में एक बार बजेगा। तो पहला बार एक बार हो गया, फिर यहाँ 30 मिनट में 10 बार बजेगा, और 10 और 1 11 आपका आंसर होगा। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? समय और काम का बहुत सिंपल सा सवाल। यदि 2 टंकक मतलब 2 आदमी 2 मिनट में 2 पृष्ठ टाइप करता है, तो 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंकक का, कितने आदमी का जरूरत होगा? तो हम लोग ये फॉर्मूला लगा देंगे, M1 T1 D1, M1 T1 D1 बटे W1, M2 T2 D2 बटे W2। बस इसी को कैंसिल करना है, 2 2 कट जाएगा और 0 0 कट जाएगा, 2 वहाँ भेज दीजिए, x का मान 4, और कुछ करने का जरूरत नहीं। ये आपका आंसर है। 10 मिनट में 20 पेज टाइप करने के लिए कितने टंकक की आवश्यकता होगी? ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। यदि 2 टंकक 5 मिनट में 2 पृष्ठ, सॉरी यहाँ 5 है, ये 5 दिया हुआ है, 5 दूना 10 यहाँ से कट जाएगा और 2 से कट जाएगा, ये 10 बार में x का मान 10 होगा, x का मान 10 होगा। डिजिट गलत ले लिया गया था, x का मान 10 होगा और 10 आपके ऑप्शन में है। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन बहुत साधारण।
राम 8 वर्ष का है, कार्य की एक श्रृंखला पर उसका प्रदर्शन औसत 10 वर्ष के बच्चे के समान है, तो उसकी बुद्धि लब्धि क्या है? मतलब बच्चा 8 साल का है और 10 साल का काम कर रहा है। 8 साल का है, 8 साल का है और बच्चा काम कितने का कर रहा है? 10 साल का। तो उसका बुद्धि लब्धि का प्रतिशत पूछ रहा और कुछ नहीं है, इसको कैलकुलेट करेंगे आएगा 125 और आपका आंसर ऑप्शन बी होगा। इस क्वेश्चन में और कुछ था नहीं। हम लोग अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? का लघुत्तम समापवर्त निकालें। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? इसका लघुत्तम समापवर्त निकालें। लघुत्तम समापवर्त हम लोग को निकालना है। लघुत्तम समापवर्त निकालने के लिए अब इसमें क्या नया बात है? 27, 63 और 72 का एलसीएम हम लोग को निकालना है। इसमें हम लोग वक्त क्यों बर्बाद करें? आप एलसीएम निकालना जानते हैं, इसका एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 1512। हम लोग अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अब अगला सवाल देखिए। अगला सवाल क्या कहता है? 5000 रुपये पर 2 वर्ष में 300 रुपया साधारण ब्याज मिलता है, तो दर क्या है? दर क्या है? दर के लिए फॉर्मूला लिख लीजिए। दर का फॉर्मूला आप क्या लिखिएगा? दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100। दर बराबर क्या होता है? ब्याज गुने 100। ब्याज गुने 100 बटा क्या? मूलधन कितना? 5000 और समय कितना? 2। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, आंसर आएगा 2 जीरो यहाँ से हटा लीजिए और 50 गुना 2 100 कट जाएगा। आंसर क्या होगा? 3%। या कोई फॉर्मूला नहीं लिखते अगर आप बढ़िया से समझते, हर जगह फॉर्मूला का जरूरत नहीं है। देखिए 5000 मतलब 2 साल में ये 5000 क्या हो जाएगा? 10,000। यानी 10,000 में क्या मिला? 300। तो इसको हटा लेंगे तो 100 में क्या मिलेगा? 3%। तो यहाँ पेन लगाने का क्या जरूरत है? 5000 2 वर्ष में, 1 साल में 5000, 2 साल में वो वैल्यू क्या हो गया? 10,000। तो 10,000 में यानी 4 जीरो में मिला क्या? 300 और 2 जीरो हटाएंगे तब क्या मिलेगा? 100 में 3, और जो 100 में मिलेगा वो क्या कहलाता? दर। कोई फॉर्मूला लिखने का जरूरत नहीं था। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? राम का वजन श्याम से 25 केजी अधिक है और दोनों का वजन कुल मिलाकर 325 केजी है, तो श्याम का भार क्या है? सिंपल सा सवाल है। राम का वजन श्याम से 25 केजी अधिक है। राम 25 केजी अधिक है। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाते हैं। सबसे पहले आप वेरिएबल लीजिएगा। राम का वजन श्याम से 25, तो श्याम अगर x का होगा तो राम ये होगा, और दोनों को जोड़ेंगे तब क्या होगा? 325। तब आप कहिएगा 2x बराबर क्या? 300। तब आप कहिएगा x बराबर क्या? 150 और x + 25 बराबर क्या? 175। किसका पूछ रहा है? पूछ रहा है तो श्याम का भार क्या है? श्याम x है, यानी यही आपका आंसर है। लेकिन कोई XYZ का जरूरत नहीं था। क्या हर जगह XYZ लिखना जरूरी है? क्वेश्चन कहता है राम का वजन 25 केजी अधिक है, तो यहाँ से 25 केजी निकाल के राम को दे दीजिए 25 केजी। अब जो बचा है वो दोनों बराबर होगा, तो अब 150 को 2 टुकड़ा कर लीजिए। 150 इधर 150 इधर, यानी श्याम 150 रह जाएगा और राम 150 और 25 यानी 175 हो जाएगा। बात समझ में आई क्या? राम 25 अधिक है ना, तो राम को अधिक दे दीजिए 25। अब बचा उसका 2 टुकड़ा कर देना, श्याम 150 हो जाएगा। पेन लगाने का जरूरत नहीं है। आइए अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। हालांकि x मानकर हमने आंसर ला दिया है, जिसका ज़रूरत नहीं है। हर जगह समय बचाना है। बनाना, सिर्फ बनाना बड़ी बात नहीं, हालांकि बनाने आना चाहिए, लेकिन सिर्फ बनाना ध्यान में नहीं रखना है। कम से कम समय में बनाना है, ये ज़्यादा समय लेंगे। अगला स्टूडेंट जो फास्ट बना रहा है वो आपसे ज़्यादा बना देगा, और अधिक बना दिया तो आप फेल हो गए, अगला पास हो जाएगा। आपको दूसरों से बेहतर करना है। दूसरों से बेहतर सिर्फ बनाना नहीं, तेज भी बनाना है, तब तो दूसरों से आगे निकलेंगे। दूसरों से बेहतर होना, यही तो प्रतियोगिता परीक्षा है। सीधा मीनिंग है इसका। और इसमें हम लोग, आप खुद समझदार हैं, ये बात समझ रहे हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। 1997 में एक नए ओवन की कीमत इतना थी, 2000 में इसका कीमत 4800 हो गया। 1997 से 2000 के बीच प्रतिशत बढ़ोतरी ज्ञात करें। देखिए
इस क्वेश्चन में अगर ऑप्शन को हम देखें ना तो पेन नहीं लगाएंगे। देखिए क्या है, जो 2500 था वो क्या हो गया 4800, मतलब लगभग 5000 के आसपास, मतलब दुगना, यानी लगभग 100% बढ़ गया, यानी 100% से थोड़ा कम। 2500 से 5000 हो जाता है तो 100% बढ़ जाता है, 5000 से थोड़ा कम बढ़ा मतलब 100 से थोड़ा कम। तो 100 से थोड़ा कम ऑप्शन कौन सा दिख रहा है? ये 100, ये दोनों तो पहले चला गया, ये तो एकदम आधा है, ये 100 के आसपास है आंसर, इसको ऐसे कर दीजिए। और ये नहीं कर सकते हैं तब आप पेन लगाइए, तब क्या लिखिएगा 2500 से 4800 हुआ तो बढ़ा कितना है 2300, किस में 2500 में गुना 100, और आप इसको भी कैलकुलेट करके लाइए, आंसर वही आएगा क्या 92। और कुछ करने का कोई आवश्यकता नहीं था, हालांकि इतना हम लोग को वक्त देने का जरूरत नहीं था। आइए, ऑप्शन बहुत दूर दूर था इसलिए। अगला सवाल, अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल देखिए, मनु तथा भरत की आयु का अनुपात 6:5 है तथा उन दोनों की आयु का योग 44 है। 8 वर्ष बाद उनकी आयु का औसत क्या होगा? 8 वर्ष बाद औसत क्या होगा? तो सबसे पहले ये देखिए, 8 वर्ष बाद औसत पूछ रहा है, तो अभी औसत क्या होगा? अब कुछ स्टूडेंट क्या करेंगे, अभी का दोनों का उम्र निकालने लगेंगे। क्या ज़रूरत है? उम्र तो किसी का पूछा नहीं है, औसत ही पूछा है ना। तो अभी योग कितना है 44 वर्ष, तो अभी औसत कितना होगा 22। अभी औसत कितना होगा 22। 8 साल के बाद औसत क्या हो जाएगा 22 8 30। कुछ करने का जरूरत है क्या? अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है 20% की छूट पर किसी इलेक्ट्रॉनिक्स की कीमत 100 रुपया है, उसका वास्तविक कीमत क्या है? 20% छोड़ने के बाद हम कोई सामान खरीदने गए, दुकानदार कहता है कि हमने 20% छोड़ दिया। दुकानदार क्या कहता है? हमने 20% छोड़ दिया, मतलब हमको जमा कितना करना है 80%, और हम जमा कितना कर रहे हैं 100, यानी 20% छूट के बाद भी हमको कितना जमा करना पड़ रहा है 100, यानी 80% का मान 100। तो वास्तविक मूल्य पूछ रहा है, वास्तविक मूल्य क्या होगा 100%, इसका मान निकालिएगा 125 आएगा। ये आपका आंसर है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में चलें। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन बहुत सिंपल सा। अगला क्वेश्चन कहता है एक रेल 2.5 घंटे तक औसत 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। और तब 1.5 घंटे तक 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो रेल इन पूरे 4 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है 50 के चाल से चले 2.5 घंटा, 50 के चाल से चले 2.5 घंटा, तो आप कितनी दूरी तय करेंगे? 25 25 125 125। फिर क्वेश्चन कहता है 70 के चाल से आप 1.5 घंटा चले, 1.5 घंटा चलेंगे तो कितनी दूरी तय करेंगे? 35 35 दिया 105, तो कुल दूरी क्या तय होगी? 0 3 और 230, यानी 4 घंटे में कुल तय की गई दूरी क्या होगी? 230। ये आपका आंसर है। यहाँ भी कुछ मुश्किल बात नहीं था जो हम लोग नहीं समझ सके। अब लीजिए ये सवाल, यहाँ भी अगर हम लोग कुछ अलग करने लगे तो हो सकता है कि ज़्यादा वक्त लग जाए। कुछ करने का जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या कहता है 2x + y = 5। तो अब क्वेश्चन कहता है 4x + 2y का मान। अब यहाँ x और y का मान अलग अलग खोजने लगेंगे तो मुश्किल हो जाएगा, कोई ज़रूरत नहीं है। 2x + y को 2 से गुना इधर कर देंगे तो 2 से गुना इधर भी करना होगा, यही तो ये है। 2x + y को 2 से गुना करेंगे तो ये 4x + 2y होगा, और यही तो हमको चाहिए। इसका मान क्या होगा 10। ये आपका आंसर है। यहाँ x y का मान अलग अलग नहीं निकलेगा। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है 6 संख्याओं का औसत, ये 4.5 है। ये क्या है? ये 4.5 है। 4,5 लिखा गया है, ये 4.5 है।
इन संख्याओं की जोड़ को 3 के वर्ग से विभाजित करने पर क्या आएगा। क्वेश्चन क्या कहता है, 6 संख्या है, औसत क्या है 4.5, 6 संख्याओं का औसत 4.5। अब क्वेश्चन कहता है इन संख्याओं के जोड़ को, योग को भाग लगाना है 3 के वर्ग से, यानी 9 से भाग लगाना है, कुछ नहीं है। जोड़ क्या होगा, तो जोड़ होगा 6 गुना 4.5। जोड़ क्या होगा 6 गुना 4.5, और इसको भाग किससे लगाना है 9 से, तो 4.5 से 2 बार में कट जाएगा और 2 से 3 बार में कटेगा। आपका आंसर 3 होगा, और कुछ करने का कोई ज़रूरत नहीं था। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये सवाल भी बहुत साधारण सा। 2 स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से 110 किलोमीटर दूर हैं। दो स्टेशन ए तथा बी एक दूसरे से कितना दूर है, 110। अब क्वेश्चन कहता है ये ए है और ये बी है। अब क्वेश्चन कहता है ए से प्रातः 7 बजे गाड़ी चलती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, तो 7 से 8 1 बजे में 1 घंटा में 20 किलोमीटर की दूरी तय हो जाएगा। अगर हम 20 किलोमीटर पर आवर के चाल से 7 बजे चलें तो 8 बजे तक में 20 किलोमीटर दूरी तय हो जाएगा। अब कहिए 8 बजे का चर्चा हम लोग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 8 बजे इधर से भी एक गाड़ी चल रही है। अब यहाँ से किस चाल से, 20 के चाल से, और यहाँ किस चाल से, 25 के चाल से, और दोनों के बीच का फासला कितना रह गया, तो 110 में ये 20 घट जाएगा, बचेगा कितना 90, और ये 90 दोनों मिल के तय करेगा। और इसका चाल 20, इसका चाल 25, और चाल हो जाएगा 45 से भाग लगा दीजिए। अब क्या घंटा लगेगा, 2 घंटा। तो 8 तो ऑलरेडी बज ही चुका था, 2 घंटा और लगेगा, तो टाइम क्या होगा 10 बजे। आपका आंसर 10 बजे होगा। यहां भी सवाल में कुछ नहीं था। अगला सवाल, एक रेल 400 मीटर लंबे एक पुल से गुजरती है। यदि रेल की गति 30 मीटर पर सेकंड है तथा उसे पुल पार करने में 20 सेकंड लगता है, तो रेल की लंबाई क्या है। सिंपल सा बात है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, समय और दूरी का साधारण क्वेश्चन कह सकते हैं आप। ये देखिए, ये पुल है और ये ट्रेन है। ये ट्रेन इस पुल को पार कर जाती है तो क्या पार करती है, खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई। खुद की लंबाई x और प्लेटफॉर्म की लंबाई क्या 400, तो कुल दूरी क्या हो जाएगा x + 400, ये दूरी होगा। और दूरी बराबर होता क्या है, चाल गुना समय। दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। चाल कितना है, चाल है 30 मीटर पर सेकेंड, और समय कितना है 20 सेकेंड। अब इसको 20 से गुना कर देंगे तो ये कितना होगा 600, और 400 उधर जाके घट जाएगा, x का मान क्या हो जाएगा 200। ट्रेन की लंबाई क्या है 200 मीटर, सब कुछ मीटर में था इसलिए ये मीटर में होगा। हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला सवाल है, एक पार्टी के अंत में 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, तो कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया होगा। एक पार्टी में 10 लोगों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, एक व्यक्ति 9 बार हाथ मिलाएगा। अगर 10 व्यक्ति यहाँ हैं तो हम कितने लोग से हाथ मिलाएंगे, 9 लोग से। तो एक व्यक्ति 9 लोग से हाथ मिलाएंगे, तो 10 व्यक्ति कितने लोग से हाथ मिलाएंगे, 9 × 90। लेकिन ये आंसर नहीं होगा, आंसर इसका आधा होगा। आंसर इसका आधा क्यों होगा, क्योंकि एक व्यक्ति हम आपसे हाथ मिलाए हैं, इसका काउंटिंग हो चुका है, और कभी आप भी हमसे हाथ मिलाइएगा उसका भी काउंटिंग करेंगे, तो ऐसा नहीं होता है। देखिए, हम लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं तो वहाँ काउंटिंग होगा। जैसे 10 व्यक्ति ने प्रत्येक एक दूसरे को उपहार दिया, तो क्या होगा, एक व्यक्ति क्या को उपहार लाएगा, तो एक व्यक्ति 9 को उपहार लाएगा। तो 10 व्यक्ति कितना उपहार लाएगा, तो 9 × 10। उपहार की संख्या ये होगी, लेकिन उपहार हम आपको भी दे सकते हैं, आप हमको भी दे सकते हैं, लेकिन हाथ मिलाने में डबल नहीं होगा, क्योंकि हम आपसे हाथ मिलाएं और आप हमसे हाथ मिलाएं, काउंटिंग एक ही होगा ना, 2 बार तो नहीं होगा। तो वही कहना, ऐसे क्वेश्चन, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है उपहार की संख्या, तो उपहार की संख्या ये होगा, लेकिन हाथ मिलाने का संख्या ये होगा 45।
और अब हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन, एक वृक्ष एक वर्ष में अपनी ऊंचाई के 1/8वें भाग के बराबर बढ़ जाती है, मतलब 1/8 भाग बढ़ता है। और क्वेश्चन कहता है 2 वर्ष बाद ऊंचाई क्या होगी यदि वर्तमान ऊंचाई 64 है। यदि वर्तमान ऊंचाई 64 है, अभी 64 है, तो 1 वर्ष के बाद ये 9/8 हो जाएगी, और ये 1 वर्ष के बाद 9/8, 8 से ये 64 कैंसिल, आंसर क्या हो जाएगा? 81। ये आपका आंसर होगा। अब 9/8 समझने में दिक्कत है। अगर 1/8 बढ़ जाए ना, तो 8 में 1 बढ़ जाएगा, और 8 में 1 बढ़ जाएगा तो 9/8 हो जाएगा। अभी भी समझने में दिक्कत है, तो यहाँ से समझिए, x प्लस x का 1/8, ये बात तो आप समझ ही रहे हैं। x में x का 8वां भाग बढ़ाएंगे तो x/8 जोड़ेंगे तो होगा क्या? 8x प्लस क्या x बराबर क्या? 9x/8। तो यहाँ आप क्या कर रहे हैं? 9/8 से गुना कर रहे हैं। यहाँ भी तो वही किए। एक वर्ष बाद 9/8, फिर 1 वर्ष बाद 9/8, तो संख्या हो कितना जाएगा? 81। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन में आए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? यदि 2 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य 8 है तथा हरात्मक माध्य 6.4 है तो संख्याएं क्या है? देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। 2 संख्याओं का गुणोत्तर माध्य क्या है? 8 है। गुणोत्तर माध्य का मतलब हुआ अगर ए बी सी संख्याएं हैं तो इन दोनों संख्याओं में जो संबंध होगा वही संबंध इन दोनों में होगा। यही होगा किस क्या? गुणोत्तर माध्य। मतलब इन दोनों में जो संबंध होगा वही संबंध इन दोनों में होगा। मतलब ये 2 गुना होगा तो ये भी 2 गुना होगा। यानी आप कह सकते हैं A/B का रेशियो जो होगा वही रेशियो B/C का होगा। तो B² बराबर क्या? AC, और B बराबर क्या? √AC। ये कह सकते हैं आप। तो AC, अब देख लीजिए, अगर हम लोग ऑप्शन देख लें यहाँ, और B का मान क्या है? 8। B का मान क्या दिया हुआ है? 8। माध्य कितना दिया हुआ? 8। तो 8 अगर इधर स्क्वायर इधरे रखें तो हम लोग इसको क्या कह सकते हैं? या हम लोग इतना ही लिखें तो क्या लिखेंगे? B² बराबर AC, और B का मान कितना है? 8। तो ये क्या हो जाएगा? 64 बराबर AC। और यहीं से आंसर आ जाता है, और कुछ करने का जरूरत नहीं है। आप पहला और संख्या 2 जो संख्या है आपके पास, उन दोनों का गुणनफल क्या आना चाहिए? 64। इन दोनों का गुणनफल 64 होगा क्या? इन दोनों का गुणनफल 64 होगा क्या? इन दोनों का गुणनफल 64 होगा क्या? 64 एक ही संख्या ला रहा, आंसर यही हो जाएगा। और कुछ चेक करने का जरूरत नहीं है, आगे कुछ नहीं पढ़ना है। लेकिन आप अगर चाह रहे हैं हरात्मक माध्य 6.4 है, उसका भी हम लोग यूज लें तो हम लोग ले लेते हैं, अन्यथा जरूरत नहीं है। उसका जरूरत कब लगता है? जब 2 ऑप्शन में 64 आ रहा होता है। एक ही ऑप्शन में 64 आ रहा है, 16 चौक 64, और यहाँ AC का मान कितना आ रहा है? 64। तो हम लोग क्या करते हैं, हरात्मक श्रेणी में अगर A B C अगर हरात्मक श्रेणी हो तो B बराबर होता क्या है? 2AC/A+C। जब हम लोग ये चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ हम लोग सब बात का प्रमाण भी लेंगे। ये फॉर्मूला फिलहाल आप जानिए। तो 2AC का मान आप क्या इस ऑप्शन को चेक करेंगे तो क्या लिखेंगे? 2, 4 और ये 16, और इसको गुना, और यहाँ A और C का मान कितना होगा? 16 4 20, और इससे ये 2 बार में कटेगा 10, 16 चौक 64, और पॉइंट देंगे तो 6.4। ये ला रहा है ना, तो आंसर हो जाएगा। हालांकि इसको चेक करने का कोई ज़रूरत नहीं था, काम यहीं से चल रहा था। हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अगर यहाँ बहुत परेशानी है तो इस चैप्टर को हम लोग लेकर आ रहे हैं जहाँ 0 से देखेंगे और किसी भी क्वेश्चन को करेंगे। बहुत सारा क्वेश्चन जो बहुत सारे एग्जाम में आया है उसको भी हम लोग लेंगे। हम लोग फिलहाल अगले क्वेश्चन में आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन फिर बहुत साधारण सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है एक क्लास टेस्ट में 100 छात्रों के 50 में से प्राप्त अंक नीचे दिए गए हैं और उनका औसत पूछा जा रहा है। जैसे यहाँ देखिए 15 पचे क्या हो जाएगा? 15 पचे 5 विद्यार्थी जो है वो 15 अंक लाया है, तो इसका योग कितना होगा? इसका योग होगा 75। ये कितना होगा? 160।
इसका योग कितना होगा 22 और 22 242। इसका कितना होगा 24 दूना 48 480। ये 25 गुना 23 25 500 575 होगा ये। और फिर क्या होगा ये 540 होगा। फिर क्या होगा 33 गुना 13 13 तिया 39 13 तिया 39 3 42, ये 429 होगा। और ये कितना होगा 76 होगा। इन सभी को हम लोग जोड़ेंगे और इन सभी को जोड़कर मान कितना आता है 577। इतना अंक आया है। और इतना अंक लाया किसने है 100 विद्यार्थी ने। 100 से भाग लगा दीजिए, आपका मान आएगा 25.77। इस क्वेश्चन में कुछ नहीं था सिवाय जोड़ घटा गुना भाग के। आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन। अगला सवाल क्वेश्चन कहता है गुरुवार शुक्रवार और शनिवार, गुरुवार शुक्रवार शनिवार को अगर हम लोग ABC मान लें तो ABC का औसत क्या है 38। ABC का औसत क्या है 38। फिर कहता है शुक्रवार शनिवार रविवार को D मान ले तो 39। अभी औसत 38 है, अभी औसत 39 है। क्या इससे फर्क पड़ा होगा क्या? नहीं। एक के बदले डी के आने से औसत क्या बढ़ रहा है 1। और औसत में 1 बढ़ने का मतलब होता है सब में 1 बढ़ना। इन तीनों में 1 1 बढ़ गया होगा तब तो औसत 1 बढ़ गया होगा। इसका मतलब डी जो होगा वो ए से अधिक होगा। कितना अधिक होगा 3। और डी का मान कितना दिया है 40, तो ए का मान कितना होगा 37। अगर ये बात आप नहीं समझ रहे हैं तब आपको ये लिखना पड़ेगा a + b + c बराबर 38 गुना 3। फिर लिखना होगा b + c + d बराबर 39 गुना 3। और आप इसको घटाइएगा तो BC कैंसिल हो जाएगा, D का मान दिया है, A का मान निकल जाएगा। इतना वक्त लगेगा, कोई ज़रूरत नहीं है। इसको आप फिर से ऐसे समझिए। देखिए इस क्वेश्चन को आप फिर से समझिए। देखिए A B C, अब फिर है B C और D। फर्क तो यही लाएगा ना, ये दोनों तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। पहले स्थिति में भी BC है, दूसरी स्थिति में भी BC है। A के बदले D आ रहा है, A के बदले D के आने से औसत 38 से 39 हो रहा है। मतलब औसत 1 बढ़ रहा है। औसत 1 बढ़ना मतलब सब में 1 1 बढ़ना, मतलब 3 अधिक होना। तो क्लियर है D A से 3 ज़्यादा है और D का मान 40 है। इसका मतलब A का मान 37 होगा, 3 कम होगा। आपको सीधा आंसर ये करना है, इससे ज़्यादा नहीं। आइए हम लोग अगले सवाल में आते हैं। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित 3 सूचनाओं पर विचार करें। गीता तथा सीता की आयु बराबर है। मतलब कहता है गीता और सीता, गीता को x मान लें तो सीता भी x है। अब कहता है गीता रीना तथा सीता की आयु 88 वर्ष है। रीना की आयु गीता और सीता के बराबर। रीना की आयु, अगर ये सीता है ये गीता है तो रीना किसके बराबर है? रीना 2x के बराबर। क्वेश्चन कहता है रीना की आयु गीता और सीता के बराबर है। अब क्वेश्चन कहता है उनकी आयु का योग 88 है तो किसका मान चाहिए? रीना का मान। इस सब को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4x, और 4x का मान कितना है 88, तो 2x का मान कितना होगा 44। यही आयु पूछ रहा है, रीना का आयु चाहिए। अगर चारों का मान 4x का मान 88 है तो 2x का मान क्या होगा 44। अगर हम लोग अच्छे से समझ जाएं तो शायद कुछ लिखने पढ़ने का जरूरत नहीं लगे। हम लोग अगले क्वेश्चन में आते हैं। अब लीजिए अगला सवाल। कहता एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग, एक पिंड कुल दूरी का आधा भाग v1 के चाल से और आधा भाग v2 के चाल से तय करता है तो पिंड का औसत वेग। आप औसत चाल जानते हैं। अगर ये कोई गाड़ी x के चाल से जाता है और y के चाल से वापस आता है तो आप लोग औसत चाल क्या बताते हैं? 2xy बटे x + y। यही तो है सवाल। वही तो, ये फॉर्मूला कब लगाते हैं? जब दूरी सेम हो। तो यहाँ भी तो क्वेश्चन कहता है जितना दूर v1 के चाल से उतने दूर v2 के चाल से, तो दूरी बराबर है। दूरी बराबर है तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला क्या? 2xy बटे x + y। x का मान क्या है v1, v2 बाय क्या v1 + v2। ये आपका आंसर है। सिर्फ फॉर्मूला था, इसमें तो कोई कैलकुलेशन भी नहीं है।
2v1 v2 बाय v1 प्लस v2, ये आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, पाइप ए टैंक को सामान्य रूप से 2 घंटे में भरता है। टैंक की तली में एक छेद होने के कारण पाइप को 30 मिनट अधिक लगता है। तो यदि पाइप ए को बंद कर दिया जाए तो लीक के कारण टैंक को खाली होने में कितना समय। सिंपल सा बात है। देखिए, ये काम किसका, ये काम किसका, ये काम सिर्फ भरने वाले का, और ये काम किसका, दोनों का। देखिए 2 घंटा तब लगता है जब सिर्फ भरने वाला चालू हो, और 2.5 घंटा तब लगता है जब भरने वाले के साथ खाली करने वाला निकासी नल भी काम कर रहा हो। तो ये काम किसका, एक नल का, और ये काम किसका, दोनों का, और इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वही दूसरे का मान होगा। बस इसी को घटा लीजिए, 1/2 माइनस इसको लिखिए 2/5, 10, 5 माइनस 4, 1/10, यानी 10 घंटा। 10 घंटा में अगर निकासी नल को छोड़ दिया जाए भरे हुए टंकी को चालू करके, तो निकासी नल उसको कितने घंटे में, 10 घंटे में। ये आपका आंसर है। सीधा क्वेश्चन पूछ रहा है निकासी नल को कितना वक्त लगेगा, आंसर 10 घंटा है। आइए इस क्वेश्चन को हम लोग एलसीएम विधि से भी बना सकते हैं, लेकिन कोई आवश्यकता नहीं है, दोनों में कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सिंपल सा बात है, यहाँ हम लोग ज़्यादा वक्त नहीं देते हैं। अगला सवाल कहता है, एक मनुष्य एक निश्चित गति से एक निश्चित दूरी तक जाता है। 0.5 किलोमीटर पर आवर उसका चाल अधिक होता तो 1 घंटा कम लगता। तो उसका चाल बढ़ जाता तो समय क्या लगता, 1 घंटा कम लगता। उसका समय 1 घंटा कम लगता, चाल बढ़ने से समय कम लग रहा। फिर कहता है यदि वो 1 किलोमीटर पर आवर धीरे होता तो उसको 3 घंटा अधिक लगता है। अब क्वेश्चन कहता है दूरी निकालें, और ये क्वेश्चन मुश्किल है, इस क्वेश्चन में समय लगता है। ऐसे क्वेश्चन में हम लोग चाल निकालने के लिए क्या करते हैं, चाल निकालने के लिए हम लोग एक फॉर्मूला लेते हैं, mn(t1 + t2) बटा क्या m(t2) और माइनस n(t1). ये अब जहाँ m क्या है, n क्या है, t1 क्या है, t2 क्या है। m है चाल में वृद्धि, m है चाल में वृद्धि, हाफ। m क्या है, चाल में वृद्धि जो दिया हुआ है हाफ। n क्या है, चाल में कमी, चाल में कमी क्या है, 1, यानी m का मान क्या है, हाफ, n का मान क्या है, 1। अब t1 क्या है, t1 वह चाल के बढ़ाने से समय कितना कम हो जाता है, समय कितना घट जाता है। तो t1 क्या है, t1 का मान क्या है, 1, यानी चाल आप जब हाफ बढ़ाए थे तो आपको 1 घंटा कम लगा था, यही चाल घटना t1 है। और चाल जब कम करते हैं तो समय कितना लगता है, 3 घंटा अधिक लगता है, यही t2 है। तो t1 और t2 का मान, सबका मान निकल गया, यही मान आप रख देंगे। और इससे निकलेगा क्या, इससे निकलेगा आपका चाल, क्योंकि ये चाल पूछ रहा है। अब m का मान क्या होगा, हाफ, और n का मान क्या होगा, 1। t1 + t2 का मान कितना होगा, 4, सीधा 4 लिख दीजिए। फिर बटा क्या लिखेंगे आप, m(t2) कितना होगा, m(t2) का मान कितना होगा, 3/2 यानी 1.5, माइनस क्या होगा यहाँ n(t1) का मान क्या होगा, 1। अब देखिए इसको काटिएगा तो ये 2 आएगा और ये 0.5 आएगा, यानी ये 2/0.5, इसका मान क्या हो जाएगा, 4। यानी आपका चाल क्या निकला, 4। चाल अगर चाल आपको मिल गया है तो डिस्टेंस निकालना कोई बड़ा बात नहीं। डिस्टेंस आप ऐसे लिख लीजिए, d, और आपका चाल क्या था, 3। फिर d आपका चाल, सॉरी 3 नहीं, आपका चाल 4 है, आपका चाल 4 है। 4 निकालें आप, ये 4 है, और बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा, 4.5। और समय का अंतर कितना दिया हुआ, 1 घंटा। चाल आप आधा घंटा बढ़ाते हैं तो समय कितना हो जाता है, 1 घंटा कम, यानी समय का अंतर 1 घंटा। यहाँ से भी मान निकालेंगे और d का मान आप निकालेंगे तो ये 36 आएगा, ये आपका आंसर है। यानी पहले हम लोग ऐसे क्वेश्चन में क्या लिखेंगे, चाल निकालेंगे और फिर क्या निकालेंगे, डिस्टेंस। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे ये फॉर्मूला कहाँ से आया, ये क्या है, क्या ये याद हो पाएगा। इस क्वेश्चन के लिए, इस फॉर्मूला के लिए, ये फॉर्मूला कैसे आया ये जानने के लिए हम लोग अलग से वीडियो लाएंगे, पर्टिकुलर इस क्वेश्चन के लिए, ताकि ये समझाना आसान हो। इस वीडियो में अगर ये सब हम लोग करते हैं तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए हम लोग एक बार और मिलते हैं, और हम लोग मिलते हैं अगले सेट के साथ। धन्यवाद।